हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग टीजीटी सोशल साइंस के जिस आर्थिक विकास की समझ वाले चैप्टर का अध्ययन कर रहे थे, जिसका नाम था विकास, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करेंगे। हम देखेंगे कि आपके इस चैप्टर से किस प्रकार के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इसको आपको कर लेने के बाद एग्जाम में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, विभिन्न प्रकार के आपके जो पाठ में टॉपिक दिए गए थे उन्हीं से रिलेटेड हैं। तो आइए एक एक करके देखा जाए कि ये मल्टीपल चॉइस यानी बहुविकल्पी जो प्रश्न हैं वो किस प्रकार से हैं और इनको हम कैसे हल कर सकते हैं। जो हमने पिछली क्लासेस में अभी बातों को पढ़ा है, जिन चीज़ों को पढ़ा है, देखा है, जो समझा है, उसके आधार पर आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखा जाए। आज हम लोग को आपके विकास वाले चैप्टर से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हैं, बहुविकल्पी प्रश्न हैं, उनके बारे में एक एक करके अध्ययन करना है और इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। इनका आंसर क्या होगा ये आप लोगों को भी देखना है और मैं फिर आप लोगों को इनका आंसर बताऊंगा। जैसे देखिए, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है, यानी किसी देश का विकास निम्नलिखित में से किन आधारों पर निर्धारित किया जा सकता है। तो देखिए, चार ऑप्शन दिए गए हैं: प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, उपर्युक्त सभी। तो इसमें से देखिए, आप लोगों ने जिससे किताब में अध्ययन किया है, मैंने जिस प्रकार से अध्ययन करा है, उसके आधार पर आप देखेंगे कि किसी देश का जो आर्थिक विकास है, जो विकास है, वो किस चीज पर आधारित किया जा सकता है। इस पर भी किया जा सकता है, प्रति व्यक्ति आय पर भी किया जा सकता है, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर भी किया जा सकता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? उपर्युक्त सभी, यानी जो आंसर होगा वो क्या होगा? घ। उसके बाद फिर देखिए, जो दूसरा क्वेश्चन है वो देखिए क्या है, निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है। तो मैं देखिए, मैंने आप लोगों को मानव विकास वाला जो तालिका था उसको दिखाया था और उसमें हमने देखा था कि कौन कौन से हमारे पड़ोसी देश जो है मानव विकास के मामले में हमसे आगे हैं और कौन हमसे पीछे हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन भारत से बेहतर है। तो देखिए, इसमें दिया गया है बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान। तो उसमें हम लोगों ने देखा था, तो क्या देखा था आप लोग देखिए, सोचिए कि आप लोगों ने क्या देखा था। तो देखिए, इसका क्या होगा? श्रीलंका होगा। क्यों? बांग्लादेश जो है अपने देश से पीछे है, पाकिस्तान भी पीछे है और नेपाल भी। तो हमसे जो आगे है, सबसे बेहतर किसकी स्थिति है? श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ख। उसके बाद फिर देखिए, तीसरा क्वेश्चन है कि मान लीजिए एक देश में 4 परिवार हैं, इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5,000 रुपया है। अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4,000, 7,000 और 3,000 है, तो चौथे परिवार की आय क्या है? ये आपको औसत आय या प्रति व्यक्ति आय निकालनी। तो इसको देखिए कैसे निकालेंगे कि जब आपको पता है कि 3 व्यक्तियों की, 3 परिवारों की औसत आय ये है और इनका जो है औसत दिया हुआ है, तो इसको देखिए ऐसे भी निकाल सकते हैं, 4,000 प्लस 7,000 प्लस 3,000 प्लस यक्स बराबर क्या होगा? यहां दिया हुआ है 5,000। 5,000। अब इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4,000, 7,000, 11,000 और 3 14,000। 14,000 में से देखिए, जब आप इसको क्या करेंगे, सबको जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद आपका आ रहा है 14,000। तो इनका देखिए 4 लोग हैं, तो 4 लोगों का औसत दिया है कितना? 5,000। तो औसत का फार्मूला क्या होता है कि कुल संख्या का योग बटा में संख्या बराबर क्या होता है? जो है औसत होता है। तो जैसे यहां देखिए क्या है, औसत दिया है। अब कुल संख्या का योग कितना हो गया? 7 4 11 3 14। तो यहां होगा आपका 14,000 प्लस यक्स बटा में 5,000 बराबर
सॉरी 5,000 नहीं, यहाँ पे होगा 4 बराबर 5,000। तो यहाँ आपका देखिए क्या आ जाएगा, जब 4 का गुणा 5 में करेंगे तो आपका आएगा यहाँ पर 20,000। क्या आएगा 20,000, और इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 14,000 प्लस x। यानी अब आया आपका एक इक्वेशन बन गया 14,000 प्लस x बराबर 20। अब इसमें x निकाल लेंगे, x बराबर क्या हो जाएगा 20,000 माइनस 14,000 बराबर क्या आएगा 6,000। तो ये देखिए इनकी जो औसत आय और प्रति व्यक्ति आय क्या होगी 6,000। तो इसमें से देखिए हमारा राइट आंसर क्या होगा घ, यानी आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा घ। अब इसको देखिए आप किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, ये तरीका भी है और दूसरे तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक मजदूर की निम्न में से क्या इच्छा होती है। मैंने आप देखिए बताया था कि विभिन्न लोगों के लिए विकास के अलग अलग लक्ष्य होते हैं, तो उन्हीं में से देखिए कि इसमें पूछा जा रहा है कि एक मजदूर है और उनमें उसकी इसमें से कौन सी इच्छा होगी। सबसे पहले देखिए कोई मजदूर व्यक्ति होगा तो वो क्या सोचेगा, आलीशान भवन के बारे में नहीं सोचेगा, मोटर बाइक के बारे में नहीं सोचेगा, बेहतर मजदूरी और पकवानों युक्त भोजन में से कोई एक सोचेगा। तो सबसे पहले देखिए वो क्या सोचेगा, पकवानों युक्त भोजन नहीं सोचेगा। क्यों? क्योंकि मजदूर है, जब उसके पास पैसा रहेगा तभी वो पकवानों युक्त भोजन प्राप्त कर सकता है, खा सकता है। तो सबसे पहले क्या सोचेगा वो, बेहतर मजदूरी के रूप में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ग। ठीक है, अब देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति के लिए आय और उपभोग से अधिक महत्वपूर्ण निम्न में से क्या हो सकता है। यानी कोई व्यक्ति है वो पैसा भी कमाता है और अच्छी अच्छी चीजों का उपभोग भी करता है, लेकिन उसके अलावा वो क्या चीजें चाहेगा, वो उसको कौन सी चीजें बहुत अच्छी लगेंगी, क्या चीजें महत्वपूर्ण होंगी। जिसमें देखिए 4 ऑप्शन दिया है, चुनाव लड़ना, मतदान करना, खेलों में भाग लेना, स्वतंत्रता और सुरक्षा। तो देखिए बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो आय और उपभोग के साथ साथ चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं, मतदान करना, बहुत से लोग देखिए मतदान के दिन वोट करने जाते ही नहीं हैं, खेलों में भाग लेना, बहुत से लोग देखिए खेल में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो क्या होगा, सभी व्यक्तियों को आय और खान पान के साथ वस्तुओं का इस्तेमाल करने के साथ साथ क्या चाहिए, स्वतंत्रता और सुरक्षा चाहिए। यानी वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, और उनको सुरक्षा चाहिए, यानी उनके साथ किसी भी प्रकार की कोई घटना दुर्घटना न हो। तो क्या चाहेंगे, स्वतंत्रता और सुरक्षा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा घ। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से आर्थिक विकास का मापक नहीं है। यानी इनमें से कौन सा ऐसा है जिसके द्वारा आर्थिक विकास को नहीं मापा जा सकता है। तो देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया है, प्रति व्यक्ति आय, चुनाव हारना, उच्च साक्षरता, बाल मृत्यु दर। तो देखिए इसमें से आर्थिक विकास का मापक क्या नहीं है। हम लोगों ने पढ़ते समय देखा था कि कुछ ऐसे संस्थान हैं जो आर्थिक विकास का मापन प्रति व्यक्ति आय या इनकम के आधार पर करते हैं। कुछ संस्थान हैं जो आय के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य को भी काउंट करते हैं विकास के लिए। तो इसमें देखिए हमारा एक ऑप्शन जो है अलग है। देखिए प्रति व्यक्ति आय भी आर्थिक विकास का मापक है, उच्च साक्षरता भी मापक है, बाल मृत्यु दर भी मापक है। तो इसमें से देखिए चुनाव हारना जो है किसी भी देश के लिए आर्थिक विकास का मापक नहीं है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा ख। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास से संबंधित नहीं है। यानी ऐसा कौन सा चीज है इसमें चारों ऑप्शन में से जिसका विकास से कोई रिलेशन नहीं होता है। देखिए 4 ऑप्शन इसमें दिया है, मद्यपान करना, बेहतर मजदूरी, नियमित रोजगार, समानता और सुरक्षा। तो देखिए किसी भी व्यक्ति का विकास कैसे होता है, उसके लिए सबसे पहले उसको रोजगार मिलना चाहिए, फिर नियमित मजदूरी मिलनी चाहिए, और फिर उसके साथ समानता और सुरक्षा का व्यवहार किया जाना चाहिए। तब वह व्यक्ति अपने आप को विकसित समझेगा और उसको लगेगा कि मेरा भी विकास हो रहा है।
तो इसमें देखिए उसको बेहतर मजदूरी भी चाहिए, समानता और सुरक्षा भी चाहिए, नियमित रूप से रोजगार भी चाहिए, मद्यपान करना वो नहीं चाहेगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क। अब देखिए फिर अगला क्वेश्चन है, आपके विचार से आय मापने का सबसे उपयुक्त मापदंड क्या है? यानी किसी भी देश की प्रति व्यक्ति आय मापने के लिए या किसी देश का इनकम मापने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो मापदंड है, क्राइटेरिया है, इनमें से क्या है? तो देखिए, राष्ट्रीय आय, उच्चतम आय, प्रति व्यक्ति आय, निम्नतम आय। यानी किसी देश की आय हमको जाननी है तो इनमें से कौन सा इस्तेमाल करना हो। देखिए मैंने पढ़ाते समय आप लोगों को बताया था कि किसी भी देश की आय मापने का सबसे बेहतर जो मापदंड है वो राष्ट्रीय आय नहीं है, उच्चतम आय भी नहीं है, निम्नतम आय भी नहीं है, क्या है? प्रति व्यक्ति आय है। इसी को देखिए औसत आय भी कहा जाता है। ये कैसे काउंट होती है? किसी देश की कुल आय में से उसकी कुल जनसंख्या से जब भाग दिया जाता है तो जो रिजल्ट आता है, जो प्राप्ति होती है, वही क्या कहलाती है? प्रति व्यक्ति आय या औसत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ख। ख हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि धन के द्वारा निम्न में से क्या नहीं खरीदा जा सकता? यानी इनमें से ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसको आप पैसे से नहीं खरीद सकते? ये भी मैंने आप लोग को बताया था। जो जब मैं सार्वजनिक सुविधाओं के बारे में पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि क्या क्या चीजें जो है मनुष्य पैसे से, धन से, मुद्रा से नहीं खरीद सकता है, तो उसमें मैंने आप लोग को बताया था। तो थोड़ा ध्यान करेंगे तो आपको याद आएगा। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला दिया है प्रदूषण मुक्त वातावरण या पर्यावरण, वायुयान, शानदार कार, विशाल कारखाना। तो देखिए कोई भी व्यक्ति है वो पैसे से देखिए वायुयान भी खरीद सकता है, विशाल फैक्ट्री कारखाना भी बना सकता है, शानदार कार भी खरीद सकता है, लेकिन वह प्रदूषण मुक्त पर्यावरण नहीं खरीद सकता। प्रदूषण मुक्त पर्यावरण तभी मिलेगा जब वो जिस समुदाय में रहता है वहां के सभी लोग प्रदूषण नहीं करेंगे, पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे, तभी मिल पाएगा। तो ये पैसे से नहीं होता है बल्कि जागरूकता से होता है और स्वच्छता से होता है, सफाई से होता है, तब जाके कोई प्रदूषण मुक्त पर्यावरण पाएगा। और इसके लिए कौन प्रयास करता है? तो सार्वजनिक स्तर पर प्रयास किया जाता है, सरकारों के द्वारा, समुदायों के द्वारा, तब जाके ये संभव हो पाए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? क। ठीक है, देखिए इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग को सॉल्व करते समय आपने जो क्लास में पढ़ी थी बातें उनको थोड़ा रिमाइंड करना होगा, रिकॉग्नाइज करना होगा, तब आप इसका आंसर बहुत आसानी से दे सकते हैं। अब देखिए फिर अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या है, सरकार ने लोगों को स्वास्थ्य और पोषण देने के लिए निम्न में से क्या व्यवस्था की है? यानी सरकार लोगों को स्वास्थ्य भी अच्छा रखना चाहती है, लोगों का पोषण भी अच्छा रखना चाहती है, तो इसमें से वो क्या व्यवस्था करती है? इसके लिए भी हम लोगों ने देखिए पढ़ा था, सार्वजनिक सुविधाओं वाले टॉपिक में ही मैंने आप लोग को बताया था। तो देखिए क्या करेगी? अनाजों का भाव निश्चित करेगी, साग सब्जी भाजी के बाजार लगवाएगी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू करेगी, निर्धनों को अनाज मुफ्त में दिलवाएगी। तो देखिए जब हम लोगों ने पीडीएस सिस्टम में पढ़ा था तो क्या पढ़ा था कि सरकार जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू करके लोगों के स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर करने का प्रयास करती है, न कि अनाज का भाव निश्चित करती है, साग सब्जी के बाजार नहीं लगवाती है, और निर्धनों को अनाज मुफ्त में दिलवा के भी ऐसा नहीं किया जा सकता। क्या किया जा सकता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू करके लोगों को पोषण युक्त अनाज और खाद्य सामग्री प्रदान की जा सकती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ग। देखिए ये भी हम लोगों ने पढ़ा था सार्वजनिक वितरण प्रणाली में, जिसको मैंने पीडीएस के नाम से आप लोग को बताया था कि इसको राशन की दुकान भी कहा जाता है। आप देखिए अगला क्वेश्चन है कि पंजाब के किसान का विकास का लक्ष्य क्या होगा? यानी पंजाब का कोई किसान है तो उसके लिए विकास का लक्ष्य क्या होगा? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो पंजाब के किसान होते हैं वो बड़े बड़े किसान होते हैं, उनका जो है कृषि का जो क्षेत्र होता है बहुत बड़ा होता है, वो बड़े बृहद पैमाने पर खेती करते हैं। तो वो लोग विकास का मतलब क्या होगा उनके लिए, वो क्या चाहेंगे? तो देखिए क्या क्या दिया है, काम करने के लिए अधिक दिन,
सामाजिक भेदभाव से मुक्ति, उपज के लिए अधिक समर्थन मूल्य, उपर्युक्त सभी। तो इसमें देखिए काम करने के लिए अधिक दिन नहीं चाहेंगे वो, सामाजिक भेदभाव से मुक्ति, उपज के लिए अधिक समर्थन मूल्य, उपर्युक्त सभी। तो देखिए काम करने के लिए अधिक दिन नहीं चाहेंगे, सामाजिक भेदभाव से मुक्ति नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो ऐसे भी समाज में उनका उच्च स्थान होता है, वो पैसे ज्यादा कमाते हैं। तो इसमें से क्या होगा, उपज के लिए अधिक समर्थन मूल्य। क्या चाहेंगे वो लोग, वो चाहेंगे कि हमारा जो अनाज उत्पादित होता है उसका हमको क्या मिले, समर्थन मूल्य बहुत ज्यादा मिले। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ग। ठीक है, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे अगर, तो क्या देखेंगे कि आपका आंसर क्या होगा, उपर्युक्त सभी भी हो सकता है। जैसे देखिए वो लोग भी सामाजिक, अगर कोई छोटा किसान है तो वो क्या चाहेगा कि सामाजिक भेदभाव से मुक्ति भी चाहेगा, उपज के लिए अधिक समर्थन मूल्य भी चाहेगा, और काम करने के लिए अधिक दिन भी चाहेगा। तो उसका क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सब। लेकिन सामान्यतः पंजाब के जो किसान होते हैं वो समृद्ध होते हैं, तो उनको बस यही चाहिए कि वो जो अनाज उत्पादन कर रहे हैं उसका उनको समर्थन मूल्य बहुत ज्यादा मिले, जिससे वो अपने अनाज को बेचकर ज्यादा पैसे कमाएं और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। और खास करके वो लोग सोचते हैं कि अपने बच्चों को विदेशों में भेजें, वहां पर अच्छी शिक्षा दिलाएं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक बेरोजगार युवक की विकास की धारणता क्या होगी। यानी एक बेरोजगार युवक है जिसके पास कोई रोजगार नहीं है, तो वो विकास की क्या मायने निकाले, उसके लिए विकास का धारणता क्या होगा। तो देखिए क्या दिया है, अधिक वेतन, उच्च जीवन शैली, तुरंत नौकरी, आर्थिक स्वतंत्रता। तो देखिए कोई भी व्यक्ति जब बेरोजगार है तो सबसे पहले वो क्या चाहेगा, अधिक वेतन नहीं, उच्च जीवन शैली नहीं, आर्थिक स्वतंत्रता ये भी नहीं, सबसे पहले क्या चाहेगा, वो तुरंत नौकरी चाहेगा। यानी वो सोचेगा पहले कोई हमको नौकरी मिल जाए जिससे मैं रोजगार में आ जाऊं, जब मैं नौकरी करने लगूंगा तो धीरे धीरे ये सारी चीजें उसको मिलने लगेंगी। तो क्या चाहेगा वो, तुरंत नौकरी। यानी इसका आंसर क्या होगा, ख। इसका आंसर क्या होगा, ख। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ये भी मैंने देखिए आप लोगों को बताया था कि नर्मदा घाटी का कोई आदिवासी व्यक्ति है, उसके विकास की धारणता क्या होगी, यानी उसके विकास का लक्ष्य क्या होगा, वो किस प्रकार का विकास चाहेगा। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया है जल जंगल जमीन पर हक, बेरोजगारी का अंत, निर्धनता की समाप्ति, पर्यावरण बना रहे। तो देखिए वो लोग क्या चाहेंगे, जब मैंने आप लोग को पढ़ाया था तो बताया था कि वहां के जो आदिवासी थे उन लोगों ने आंदोलन किया था, धरना प्रदर्शन किया था, और उस धरने प्रदर्शन में उनकी क्या मांग थी कि वो पर्यावरण बना रहे तो ठीक ही है, निर्धनता की समाप्ति, बेरोजगारी का अंत, ये सब चीजें वो नहीं चाहते। सबसे पहले वो क्या चाहते थे कि वो जिस स्थान पर रहते हैं, जो चीजें उनकी अपनी हैं वो उनकी अपनी रहे, उससे कोई छीने न। यानी वो जिस क्षेत्र में रहते हैं वहां बांध न बनाया जाए, बांध को ऊंचा न किया जाए, उनके पेड़ पौधों को न काटा जाए। तो वो क्या चाहेंगे, वहां का जल जो है वो उनके अधिकार में हो, वो जंगल जो है उनका हो, और उनकी जमीन पर उनका हक हो। तो क्या चाहेंगे वो, ये सारी चीजें। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, क। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या है, इसमें देखिए क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग अधिक बांध चाहता है। यानी कौन सा ऐसा वर्ग है जो चाहता है कि ज्यादा मात्रा में सरकार के द्वारा बांध बनाए जाएं और बांधों की जो क्षमता हो, जो ऊंचाई हो, बहुत ज्यादा हो। तो देखिए चार ऑप्शन है, कृषक, श्रमिक, उद्योगपति, व्यापारी। तो देखिए बांधों को बनाने से कृषकों को भी फायदा होता है। फायदा कैसे होता है, कुछ ऐसे स्थान जो होते हैं जहां सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो बांध बनने से क्या होता है, नहरें निकालकर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। लेकिन वो ये नहीं चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बांध बने, बांध बहुत ऊंचे ऊंचे बने। तो देखिए कृषक नहीं होगा, श्रमिक नहीं होगा, व्यापारी नहीं होंगे,
क्या होगा, उद्योगपति। उद्योगपति क्यों चाहेगा, क्योंकि उद्योगपति चाहेगा कि जब बिजली का उत्पादन ज्यादा होगा तो उसके फैक्ट्री में बिजली का जो है सप्लाई जो है एकदम निरंतर होगा, जिसके यहाँ प्रोडक्शन बहुत अच्छे से होगा और उसके यहाँ लाइट की समस्या नहीं रहेगी। तो वो क्या, कौन चाहेगा, उद्योगपति। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ग। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि लोग भेदभाव के प्रति क्या भाव रखते हैं, यानी जब किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव किया जाता है तो वो क्या चाहता है। तो देखिए क्या दिया है, ऑप्शन पहला दिया है प्रसन्नता, विद्रोह, अप्रसन्नता, असहयोग। तो देखिए जब कोई व्यक्ति भेदभाव का शिकार होता है, कोई उसके साथ भेदभाव करता है तो वो प्रसन्न नहीं होता है, विद्रोह भी नहीं करता है, अप्रसन्नता व्यक्त करता है, असहयोग भी, तो क्या होगा, वह व्यक्ति उसके प्रति क्या करता है, अप्रसन्नता व्यक्त करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, खर। यानी किसी व्यक्ति के साथ जब भेदभाव किया जाता है वो व्यक्ति अप्रसन्न होता है, नाराज होता है, वो चाहता है कि मेरे साथ भेदभाव न किया जाए। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि दो देशों की तुलना का प्रमुख आधार क्या हो सकता है, यानी दो देशों की तुलना करनी है तो उसको किस आधार पे करेंगे। ये भी हम लोगों ने देखा था कि देश और राज्यों की तुलना किस आधार पर की जाती है। इसमें हम लोगों ने कुछ देशों के बारे में भी देखा था कि किनको विकास वाला देश कहेंगे, किसको अल्प विकास वाला कहेंगे, किसको मध्यम विकास वाला कहेंगे, निम्न विकास वाला कहेंगे। और फिर उसके बाद मैंने कुछ राज्यों के बारे में भी आप लोग को दिखाया था, बताया था कि कौन से राज्य जो हैं विकसित राज्य हैं, कौन से अल्प विकसित हैं, कौन से एकदम निम्न विकसित हैं। तो इसके आधार पर देखिए क्या करना होगा, चार ऑप्शन दिया गया है, आय, कृषि विकास, आर्थिक विकास, व्यापार। तो देखिए जब दो देशों की तुलना की जाती है तो उसका प्रमुख आधार कृषि का विकास नहीं होता है, व्यापार नहीं होता है, आर्थिक विकास नहीं होता है, बल्कि क्या होती है, उसकी आय होती है, यानी उसकी जो प्रति व्यक्ति आय है वो कैसी है। फिर देखिए निम्न राज्यों में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है, ये अगला क्वेश्चन है। तो देखिए इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था, आपके किताब में दिया था, कुछ राज्यों की तुलना की गई थी। तो उसमें देखिए दिया गया था कुछ राज्यों का प्रति व्यक्ति आय, जिसमें देखिए दिया गया है केरल, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो प्रति व्यक्ति आय के मामले में देखिए हम लोगों ने देखा था बिहार की बहुत कम है, उत्तर प्रदेश की भी कम है। अब केरल और पंजाब में हमको देखना है, तो प्रति व्यक्ति आय केरल और पंजाब में से किसकी अच्छी है, केरल की। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक। अब देखिए निम्नलिखित में से किस देश की प्रति व्यक्ति आय भारत से अधिक है। तो ये भी हम लोगों ने चार्ट देखा था कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनमें किसकी प्रति व्यक्ति आय भारत से अधिक है। तो देखिए दिया है श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान, नेपाल। तो देखिए पाकिस्तान की तो एकदम नहीं हो सकती है, नेपाल की भी नहीं है, म्यांमार की भी नहीं है, श्रीलंका की जो प्रति व्यक्ति आय है भारत से अधिक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी क्या होगा, क। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि प्रति व्यक्ति आय से क्या तात्पर्य है, प्रति व्यक्ति आय का क्या अर्थ होता है। तो देखिए प्रति व्यक्ति आय का अर्थ मैंने बताया था आप लोगों को कि प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाली जाती है, इसे कैसे डिफाइन किया जाता है। तो देखिए पहला क्या है कि एक देश की वस्तुओं और सेवाओं से अर्जित आय। दूसरा दिया है एक देश के आधे से अधिक सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित आय। तीसरा दिया है राष्ट्रीय आय में जनसंख्या को भाग देकर प्राप्त आय। और चौथा दिया है उपर्युक्त सभी। तो देखिए राष्ट्रीय आय को पढ़ते समय आप लोगों ने देखा था, ध्यान से मैंने बताया था कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए एक देश की वस्तुओं और सेवाओं से अर्जित आय नहीं होगी, एक देश के आधे से अधिक सामान्य निवासियों द्वारा अर्जित आय ये भी नहीं होगी, राष्ट्रीय आय में जनसंख्या को भाग देकर प्राप्त आय ये होगा आपका राइट आंसर, उपर्युक्त सभी नहीं हो। तो इसका राष्ट्रीय आंसर क्या हो जाएगा, ग। देखिए मैंने अभी बताया और पढ़ाते समय बताया था कि कुल आय में से कुल जनसंख्या को जब भाग देंगे तो क्या होगा, वो उस देश की प्रति व्यक्ति आय हो। आप देखिए
अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक 2019 के अनुसार किस देश की स्थिति उच्चतम स्तर पर है। तो ये देखिए वहां जो टेबल दिया था, तालिका दी गई थी, उसी के बारे में पूछा गया है। तो देखिए इसमें दिया गया बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत, नेपाल। तो जो तालिका हम लोगों ने देखा था, उस तालिका में सबसे उच्च स्तर पर देखिए बांग्लादेश नहीं था, भारत भी नहीं था, नेपाल भी नहीं था, कौन था? श्रीलंका। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ख। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहते हैं, यानी औसत आय किसे कहा जाता है, प्रति व्यक्ति आय किसे कहा जाता है। तो देखिए चार ऑप्शन, कुल आय को, राष्ट्रीय आय को, प्रति व्यक्ति आय को, ये सभी। तो किसको कहा जाएगा? कुल आय को नहीं कहेंगे, राष्ट्रीय आय को भी नहीं कहेंगे, ये सभी नहीं होगा, क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किस देश का मानव विकास सूचकांक 2019 के अनुसार भारत से अधिक ऊंचा है। ये भी देखिए उसी टेबल से है जो मैंने आप लोग को दिखाया था, मानव विकास सूचकांक वाला टेबल, जिसमें देखिए प्रति व्यक्ति आय भी दी थी, जीवन प्रत्याशा भी दिया हुआ था, और स्कूल जाने वाले बच्चों के बारे में भी दिया गया था। तो उसमें देखिए बांग्लादेश नहीं होगा, नेपाल नहीं होगा, पाकिस्तान नहीं होगा, कौन होगा? श्रीलंका। फिर देखिए भारत के निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो देखिए इसमें दिया है चार, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, मेघालय। तो देखिए बिहार का तो कभी नहीं होगा, मेघालय का भी नहीं होगा, क्योंकि मेघालय एक छोटा सा राज्य है, बहुत उतना ज्यादा इनकम नहीं है। राजस्थान की भी नहीं है, तो किसकी है? हरियाणा की। आपके किताब में भी इसका एग्जाम्पल दिया गया था। फिर देखिए एक ही क्वेश्चन देखिए, मानव विकास सूचकांक से रिलेटेड कई बार कई तरह से घुमा फिरा के पूछा जाता है, तो आपको पता रहना चाहिए कि भारत का अपने पड़ोसी देशों के मुकाबले मानव विकास सूचकांक में क्या स्थिति है, और भारत के कौन से पड़ोसी देश जो हैं भारत से आगे हैं, बेहतर हैं। तो देखिए निम्नलिखित देशों में से मानव विकास सूचकांक के लिहाज से किस देश की स्थिति अन्य से बेहतर है। तो देखिए अब इसमें भारत का नाम नहीं है, इसमें पूछ रहा है कौन सा जो है अन्य से बेहतर है। देखिए इसमें दिया गया है बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान। तो देखिए पाकिस्तान की तो नहीं होगी, नेपाल की भी नहीं है, बांग्लादेश की भी नहीं है, किसकी बेहतर है? म्यांमार की। ठीक है, इसका मानव विकास सूचकांक जो है बेहतर है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका घ। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या था हमारा? क। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार क्या है, यानी किसके आधार पर किसी देश को विकसित कहा जाएगा, उसका विकास का आधार कैसे मापा जाएगा। तो देखिए चार ऑप्शन दिया गया है, स्वास्थ्य व शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति आय, व्यक्तियों का साक्षरता स्तर, और इनमें से सभी। तो देखिए हम लोगों ने पूरे पाठ को पढ़ने के बाद क्या कंक्लूजन निकाला था, किसी देश को विकसित कब कहा जाएगा, किसके आधार पर विकसित कहा जाएगा। तो देखिए क्या होगा, स्वास्थ्य और शिक्षा का स्तर बेहतर होना चाहिए, प्रति व्यक्ति आय भी बेहतर होनी चाहिए, व्यक्तियों को जो साक्षरता स्तर है वो भी बेहतर होना चाहिए। तो यानी जब तीनों हो गए तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, यानी आंसर घ। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है, यानी इन चार देशों में से कौन सा देश है जो विकसित देश है। तो मैंने आप लोग को एक चार्ट दिखाया था जिसमें दुनिया के विकसित देशों का लिस्ट दिया हुआ था। तो देखिए इसमें चार, पहला दिया है ब्राजील, भारत, फ्रांस, बांग्लादेश। तो देखिए किसी भी देश को विकसित देश किस आधार पर कहा जाता है? उसकी प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, शिक्षा के स्तर पर, स्वास्थ्य के स्तर पर, जीवन प्रत्याशा के स्तर पर। तो देखिए ब्राजील की नहीं है, भारत की भी नहीं है, फ्रांस की है, बांग्लादेश की नहीं है। तो फ्रांस इसमें से क्या है? विकसित देश है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ग। फिर देखिए ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, अभी हाल फिलहाल का जो मानव विकास रिपोर्ट जारी हुआ है
तो उसको भी मैंने आप लोग को दिखाया था, बताया था कि सबसे उच्च स्थान पर स्विट्जरलैंड है, और फिर अपना देश भारत कौन से स्थान पर, ये भी मैंने आप लोग को बताया था। तो इसमें देखिए आप याद करेंगे तो आपको याद आएगा कि मानव विकास रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो देखिए पहला दिया 125वां, 124वां, 129वां, 134वां। तो 125वां नहीं है, 124वां नहीं है, 129वां नहीं है, कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, 134वां। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, घ। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन देखिए, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो उल्टा सीधा इधर उधर करके आपसे बार बार पूछे जाते हैं, तो वो क्वेश्चन क्या हो गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, यानी उसको पूछता हर बार है और बस पूछने का तरीका चेंज कर देता है। जैसे देखिए, सामान्यतः किसी देश का विकास निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है, यानी किसी देश का विकास किन आधारों पर निर्धारित होगा, कैसे कहा जाएगा कि कोई देश विकसित है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया गया, प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, और इनमें से सभी। तो आप लोग इस तरह का क्वेश्चन अभी ऊपर कर चुके हैं, तो उसके आधार पर देखिए क्या होगा राइट आंसर, प्रति व्यक्ति आय भी होगा, औसत साक्षरता दर भी होगी, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति भी होगी। तो इसका मतलब जब तीनों सही है तो इसका हो जाएगा इनमें से सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, घ। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्र के विकास का लक्ष्य है, यानी कोई भी ग्रामीण क्षेत्र है, कोई भी गांव है, तो उसके विकास का लक्ष्य क्या होगा। तो देखिए पहला क्या दिया, नियमित कार्य, उपज की उचित कीमत, बेहतर मजदूरी, इनमें से सभी। तो देखिए ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो खेती भी करते हैं, मजदूरी भी करते हैं, खाली समय में कहीं ना कहीं काम भी ढूंढते रहते हैं। तो देखिए उनको नियमित कार्य चाहिए, उपज की उच्च कीमत भी चाहिए, यानी वो जो अनाज उपजाते हैं उसका कीमत भी ज्यादा चाहेंगे, बेहतर मजदूरी भी चाहेंगे, अगर वो मजदूरी का काम कर रहे हैं तो उनको बेहतर मजदूरी भी चाहिए। तो यानी जब तीनों सही होंगे तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। तो क्या होगा आपका आंसर इसका, घ। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए अभी हम लोगों ने ऊपर किया है, प्रति व्यक्ति आय को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, औसत आय, राष्ट्रीय आय, व्यक्तिगत आय, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए प्रति व्यक्ति आय को किसके नाम से जाना जाता है, औसत आय के नाम से। इसको राष्ट्रीय आय नहीं कहेंगे, व्यक्तिगत आय नहीं कहेंगे, इनमें से कोई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, कौन। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम साक्षरता दर पाई जाती है। ये भी देखिए हम लोगों ने टेबल जब देखा था तो उसमें देखा था कि किस राज्य की साक्षरता दर सबसे ज्यादा है। तो वहां जो चार्ट में राज्यों के नाम लिखे गए थे उन्हीं के अनुसार क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ लिखा गया है बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, मध्य प्रदेश। तो आप लोगों ने उस टेबल को देखा था, याद करेंगे तो क्या याद आएगा कि बिहार की जो साक्षरता दर है वो ज्यादा नहीं है, पश्चिम बंगाल की भी नहीं है, मध्य प्रदेश की भी नहीं है। साक्षरता दर के मामले में सबसे बेहतर उसमें किसको दिया गया था, केरल को दिया गया था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर ग। ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, विकास का महत्वपूर्ण घटक है, यानी विकास का महत्वपूर्ण कंपोनेंट, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है, फैक्टर क्या है। तो देखिए क्या दिया है, आय, औसत आय, राष्ट्रीय विकास, उच्च विकास। यानी किसी भी देश को हम विकसित कैसे कहेंगे, किस आधार पर कहेंगे। तो आपने अपनी किताब में पढ़ा था कि जिस देश की औसत आय, प्रति व्यक्ति आय बेहतर होगी, वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये बात कही गई है। तो किसके बारे में कहा गया उसने, कि उसकी औसत आय, यानी आय, राष्ट्रीय विकास, उच्च विकास नहीं, क्या होगा, औसत आय बेहतर होगी, तब कहा जाएगा कि उस देश का जो है विकास हुआ है। क्या होगा राइट आंसर, ख। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, शिशु मृत्यु अनुपात निकाला जाता है, यानी शिशु मृत्यु दर कैसे निकाली जाती है। ये भी मैंने आप लोग को बताया था कि जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर क्या होती है, कैसे निकाली जाती है, साक्षरता दर क्या होती है, निवल उपस्थिति अनुपात क्या होता है, ये सब बताया था। तो देखिए इसमें लिखा है शिशु मृत्यु अनुपात निकाला जाता है, यानी जो बच्चे जन्म लेते हैं
तो वो जो 1 साल के अंदर मर जाते हैं तो उनको कितने बच्चों के आधार पर निकाला जाता है। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिया, 1000 जीवित बच्चों पर, 800 जीवित बच्चों पर, 500 जीवित बच्चों पर, 100 जीवित बच्चों पर। तो देखिए 100 जीवित बच्चों पर नहीं निकाला जाता, 500 जीवित बच्चों पर भी नहीं निकाला जाता, 800 पर। किस पे निकाला जाता है? 1000 जीवित बच्चों पर कितने बच्चों की मृत्यु 1 साल के पहले हो जा रही है, उसी अनुपात को कहा जाता है शिशु मृत्यु दर या अनुपात। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क। ठीक है, अब देखिए आज के सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है, यानी इस क्लास का आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, और इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है मेरे तरफ से कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है अगला चैप्टर शुरू करेंगे, अर्थव्यवस्था का क्षेत्र। यानी मैं इस तरीके से आप लोगों को कराऊंगा कि आपका जो सोशल साइंस का चारों विषय दिया गया है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, तो कोशिश करूंगा कि 2-2, 3-3 चैप्टर जो है आप लोग का हर यूनिट का कराता चलो, जिससे क्या रहेगा कि आप लोग सोशल साइंस के हर विषय के टच में रहेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे। कोई एक ही विषय अगर पूरा पढ़ लेंगे तो फिर थोड़ा सा क्या होगा कि दूसरे विषय से टच आपका कम हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग 2-2, 3-3 चैप्टर पढ़ते चलेंगे। तो अगले इसके बाद में आप लोगों को जो है इसी से संबंधित, अर्थशास्त्र से संबंधित अगला चैप्टर पढ़ाऊं। तो देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 2009 में भारत में जन्म के समय संभावित आयु कितनी थी? यानी जो जीवन प्रत्याशा है वो 2019 में भारत की कैसी थी? तो ये भी देखिए मैंने जो तालिका दिखाई थी लास्ट में आप लोगों को, उसमें मानव विकास सूचकांक से रिलेटेड, तो उसमें भारत की जीवन प्रत्याशा या संभावित आयु जन्म के समय दिखाई गई थी, और कुछ भारत के पड़ोसी देशों के बारे में भी दिखाया गया था। तो वो टेबल चार्ट याद होगा आपके दिमाग में, तो आपको याद आएगा कि उसमें देखिए 67.8 वर्ष नहीं थी, 75.8 वर्ष नहीं थी, 72.8 वर्ष नहीं थी, बल्कि क्या थी? 68.8 वर्ष थी। तो ये क्या थी? भारत की जो है संभावित आयु थी। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क। ठीक, बस आज की क्लास में इतना ही रखा जाए। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होंगी, और आप लोग इन क्वेश्चंस का आंसर अपने तरीके से भी ढूंढ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, इसको वेरीफाई कर सकते हैं। यदि कहीं कोई त्रुटि हो तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, लेकिन मैंने पूरा प्रयास किया है कि किसी भी क्वेश्चन के आंसर में त्रुटि ना हो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी, और आप लोगों ने इतने देर तक मेरी इस क्लास में अपने आप को धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।